स्वागत है आपका ब्राइट एजुकेटेड विद सुमित के इस नए वीडियो में। ये सुमित शर्मा के नोट्स के माध्यम से तैयार किया गया वीडियो है और इसमें दी गई जानकारी पूरी तरह से हिस्ट्री के नोट्स पर आधारित है। तो चलिए आज मौर्य एम्पायर को समझते हैं। हम इतिहास की एक ऐसी दिलचस्प कड़ी को जोड़ने जा रहे हैं जहां एक बहुत बड़े विदेशी आक्रमण ने मतलब अनजाने में ही भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रख दी। चलिए सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के इस बड़े ही अनोखे रिश्ते को समझते हैं। देखिए, एक विश्व विजेता आया और चला गया, लेकिन उसकी वजह से भारत का पहला साम्राज्य पैदा हुआ। ये लाइन आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि कैसे इतिहास में एक घटना किसी दूसरी और भी बड़ी घटना को जन्म दे देती है। वो आया, जीता और चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा पावर वैक्यूम मतलब एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जिसने भारत में एक नए साम्राज्य के उदय के लिए पूरी जमीन ही तैयार कर दी। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी ना, वो हमेशा से विदेशी शक्तियों के लिए एक कह सकते हैं हॉटस्पॉट रही है। सिकंदर के आने से बहुत पहले से ही यहाँ हमले होते रहते थे और इसी वजह से ये पूरा इलाका पॉलिटिकली काफी अनस्टेबल मतलब अस्थिर बना हुआ था। तो सवाल उठता है कि पहले हमलावर कौन थे? तो देखिए, भारत पर सबसे पहले हमला करने वाले थे ईरानी, जिन्हें हम हखमनी साम्राज्य या एकेमेनिड एम्पायर के नाम से जानते हैं। इनका एक राजा था डेरियस प्रथम, जिसने गांधार और कंबोज के इलाकों को सफलतापूर्वक जीत लिया था। अब ईरानियों के बाद बारी आई यूनानियों की, और उनका जो लीडर था उसे तो आज पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, वो व्यक्ति था सिकंदर, जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। मैसेडोनिया का ये राजा पूरी दुनिया को जीतने के अपने मिशन पर निकला था और अब उसकी नजरें भारत पर थीं, और उसका ये अभियान भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। तो चलिए सिकंदर के बारे में कुछ फटाफट जानते हैं। वो मैसेडोनिया का शासक था। उसके पिता का नाम था फिलिप, और सच कहें तो सिकंदर के अंदर दुनिया जीतने की जो आग थी ना, उसकी नींव उसके पिता फिलिप ने ही रखी थी। फिलिप ने ही वो जबरदस्त सेना तैयार की थी जो सिकंदर को विरासत में मिली, और उसी के दम पर वो दुनिया जीतने निकला। लेकिन सिकंदर सिर्फ एक योद्धा नहीं था। जरा सोचिए, उसका गुरु कौन था? महान दार्शनिक अरस्तु, और उसकी पत्नी का नाम था रॉक्जेना। तो इन सब चीजों ने भी उसकी पर्सनैलिटी को बनाने में एक बड़ा रोल प्ले किया। और देखिए, भारत पहुंचने से पहले ही सिकंदर ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजवा दिया था। 331 बीसी में गौगामेला की लड़ाई हुई थी। इसमें उसने फारस के राजा डेरियस तृतीय को ऐसी हार दी कि सब देखते रह गए, और बस इसी जीत के बाद उसके लिए भारत के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए। तो 326 बीसी में सिकंदर भारत पहुंचता है। यहां वो लगभग 19 महीने रहता है। इस दौरान उसकी सबसे बड़ी और फेमस लड़ाई होती है राजा पोरस के साथ हाइडस्पेस नदी के किनारे। लेकिन उसका अभियान व्यास नदी पर आकर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सेना थक चुकी थी और उसने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। सिकंदर तो वापस चला गया, लेकिन जाते जाते उसने उत्तर पश्चिमी भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे उन्हें कमजोर कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये जो पावर वैक्यूम बना है, ये जो खालीपन है, इसे अब बढ़ेगा कौन? सिकंदर ने जो ये उथल पुथल मचाई थी, जो ये पॉलिटिकल खालीपन पैदा किया था, उसी के बीच से एक नई एक मजबूत ताकत का जन्म हुआ। एक ऐसा साम्राज्य जिसे भारत के इतिहास का पहला विशाल साम्राज्य कहा जाता है। और उस सवाल का जवाब था चंद्रगुप्त मौर्य। एक बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से आने वाले इस नौजवान ने इस मौके को पहचाना और मौर्य वंश की नींव डाल दी। चंद्रगुप्त ने बहुत ही समझदारी से अपनी ताकत को मजबूत किया। देखिए कैसे। स्टेप 1, 305 बीसी में उसने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को लड़ाई में हरा दिया। स्टेप 2, फिर उसने एक संधि की और शादी भी। उसे 4 बड़े प्रांत मिले, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, और साथ ही उसने निकेटर की बेटी कॉर्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहते हैं, उससे शादी कर ली। स्टेप 3, डिप्लोमेसी। उसने यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को अपने दरबार में जगह दी, जिसने वो मशहूर किताब इंडिका लिखी थी। तो अब जरा मौर्य वंश के संस्थापकों की विरासत पर नजर डालते हैं। ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल नींव बनाने की भी है। चंद्रगुप्त की विरासत के 2 पहलू हैं, और दोनों ही कमाल के हैं। एक तरफ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है। इसमें जिक्र है कि चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाई थी। तो ये तो हुए उसके काम, और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का अंत। अपने आखिरी दिनों में वो जैन धर्म का अनुयायी बन गया, श्रवण बेलगोला चला गया और सल्लेखना की प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए। अच्छा, चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उसका बेटा बिंदुसार। उसने अपने पिता के साम्राज्य को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे और बढ़ाया भी। चाणक्य तब भी प्रधानमंत्री थे। बिंदुसार के बेटों में सुषुम और अशोक थे। उसने अपने बेटे सुषुम को भेजकर तक्षशिला में हुए एक विद्रोह को भी दबाया था। और तो और सीरिया से डायमेकस और मिस्र से फिलाडेल्फस जैसे राजदूत भी उसके दरबार में आए थे। तो चलिए अब पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे एक विदेशी हमले ने एक महान भारतीय साम्राज्य के उदय का रास्ता बना दिया। और यही सबसे जरूरी बात है,
एक विदेशी आक्रमणकारी ने जो उथल-पुथल मचाई, उसने एक एकीकृत भारतीय साम्राज्य के उदय और एक सदी से भी ज्यादा समय तक फलने-फूलने का मौका पैदा कर दिया। मतलब उस डिस्टर्बेंस ने ही एक अवसर बनाया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या महान साम्राज्य हमेशा अराजकता से ही पैदा होते हैं? सोचने वाली बातें हैं ना? कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और ऐसे ही वीडियो और जानकारी के लिए ब्राइट एडु विद सुमित को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।